हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे चाइना का एक डिप्लोमेटिक टूल जिसकी वजह से काफी सारे साउथ एशियन नेशंस की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है और अब ये नेशन एक तरीके से डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। बट सबसे खतरनाक बात यह है कि ये नेशंस की भी काफी सारी ऐसी गलती रही जिसकी वजह से ये शिकार हुए चाइना की एक ऐसी पॉलिसी जिसको मैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहता हुआ नजर आता हूं। अब ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ये कहते हुए नजर आते हैं कि चाइना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था जिस वजह से हमें 5 और 5 से ज्यादा साउथ एशियन इकोनॉमीज जो हैं वो कोलैप्स होती हुई नजर आती हैं और अब अगला नंबर बांग्लादेश का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के आसपास जितने भी नेशंस हैं अगर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी और जो पैसा चाइना ने इन इकोनॉमीज को दे रखा है तो बाद में चाइना जिस तरीके से इन इकोनॉमीज को इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है, चाहे से वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए हो या फिर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए हो या फिर अपना इस पूरे रीजन में दबदबा दिखाने के लिए हो। मैं उस चीज को बिल्कुल सिंप्लीफाई करता हुआ नजर आऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है जहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है क्या, वो कैसे काम करती हुई नजर आती है, उसके कैसे कैसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से आज प्रेजेंट में ये इकोनॉमीज कहां खड़ी हैं और कैसे इंडिया जो है इस चीज को काउंटर भी कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बड़ा लगता है तो प्लीज मैं आपको बताऊंगा कि इसको 1.5 और 1.75x की स्पीड में सुनिएगा, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बट ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है कि कैसे चाइना प्लान करता हुआ नजर आता है। तो जब मैं बात करता हूं तो चाइना की जो डेट बुक डिप्लोमेसी है ना, इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी काफी सारी वार्निंग दे रखी है। इंडिया हमेशा से हमारे नेबर्स को वार्निंग देता हुआ नजर आया है कि प्लीज आप इस ट्रैप में, इस झांसे में मत फंसिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और जो फायदा आपको होना चाहिए, जो भी लोन आपको दिया जा रहा है, जो भी आपको हेल्प करी जा रही है, वो अल्टीमेटली फायदा आपका नहीं, वो चाइना का होता हुआ नजर आएगा। अब जब मैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात करता हूं, राइट, जब बोलता हूं कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो इसको कॉइन किया गया था ब्रह्मचलानी साहब के द्वारा 2017 के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि एक नेशन जो कि इकोनॉमिकली पावरफुल है और ऐसी स्टेट में है कि वो बाकी सारी डेवलपिंग नेशंस या डेवलपिंग इकोनॉमीज को लोन दे सकता है, बट वो भी बहुत स्मार्ट खेलता है। वो लोन उन्हीं इकोनॉमीज को देता है, उन्हीं कंट्रीज को देता है जहां पे आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और खासकर आपको यह पता है कि अगर मैं ये लोन देता हूं तो ये आने वाले टाइम पे ये जो कंट्रीज हैं ये डिफॉल्ट कर जाएंगी और बाद में जो मेरी शर्तें होंगी, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें मेंशन होंगी, उसके हिसाब से मैं इन कंट्रीज में अपना दबदबा दिखाऊंगा और एट द एंड मकसद ये है कि इंडिया को कैसे एनसर्कल किया जाए, यानी कि इंडिया को कैसे घेरा जाए, जिसको हम स्ट्रिंग पर्ल थ्योरी भी कहते हुए नजर आते हैं। अब होता यह है कि मकसद यही है कि कैसे मैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवांटेज यहां से ले पाऊं। अब जब भी ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात की जाती है और जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जिसमें चाइना लोन देता हुआ नजर आता है तो आप कुछ इसमें फैक्टर्स पाएंगे। पहली चीज है हाई इंटरेस्ट लोन्स, यानी कि जब आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक पे जाएंगे तो वो आपको चार्ज करेंगे 1 से 2%, बट वहीं पे चाइना चार्ज करता है आपको 3 to 6%। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो उस टाइम पे जो पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, काफी कंट्रीज जो हैं उस पैरामीटर्स पे फुलफिल नहीं होती, वहीं पे लोग चाइना के पास जाते हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास में, जैसे एक इंडिविजुअल की बात करूं, एक इंडिविजुअल को लोन चाहिए, उसके पास में कोई कोलेटरल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बैंक उसको पैसा नहीं देगा। वहीं पे अगर वो साहूकार के पास में जाता है, अपने रिलेटिव्स के पास में जाता है तो शायद वो उसको पैसा तो दे देंगे बट उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और ये इंटरेस्ट रेट इतना होता है कि जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो या फिर इनको लोन दिया गया हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो कई बार वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं होता कि उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ये इनके इंटरेस्ट पेमेंट भी दे पाए और बाद में ये डिफॉल्ट कर जाते हैं और अल्टीमेटली चाइना जो चाहता था वो हो जाता है। दूसरा, नॉन ट्रांसपेरेंट टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से साइन किए जाते हैं कि काफी टर्म्स जो हैं वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती या फिर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो शायद सामने वाली कंट्रीज इतना उस पर ध्यान नहीं देती और वहीं पे वर्ड प्ले और ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट के बेसिस पे चाइना आगे खेलता हुआ नजर आता है। और फिर आती है बात
जैसे ही ये डिफॉल्ट होते हैं, जैसे ही ये पैसे नहीं दे पाते, तो चाइना क्या करता है, चाइना वहां का जो असेट है या फिर जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था वो अपने आप में उसको हथिया लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका के अंदर है, उसको डेवलप करने की जब श्रीलंका में बात की गई थी, तो जो पैसा दिया गया उसके बाद में वो पैसा नहीं दे पा रहे थे श्रीलंका वाले, तो अब हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल 99 ईयर्स की लीज पे चाइना के पास में है। और यही डर बाकी कंट्रीज को सताता हुआ नजर आता है कि अगर ऐसा होता रहा तो हमारे पोर्ट्स और हमारे माइंस के ऊपर इनका दबदबा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अगर सामने वाले को सब कुछ पता लग रहा है तो वो ऐसा क्यों करता है? उसके अंदर आता है इंडिया का फैक्टर, कि कैसे ये नेशंस नहीं चाहते कि इंडिया का दबदबा इस रीजन में हो या फिर अकेला फैक्टर या अकेला नेशन इंडिया उभर के आए। बट उसी चक्कर में ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो चाइना हमेशा से चाहता रहा है। और वहीं पे चाइना एक तरीके तो उसके पास में ऐसे एसेट्स आते हैं जिनको स्ट्रेटेजिकली वो यूज कर सकता है, और दूसरा है पॉलिटिकली लेवरेज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंगजियांग प्रोविंस में युग्यार मुस्लिम के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब भी तिब्बत की बात आती है तब वहां पे चाइना के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो साफ साफ आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नेशन चाहिए जो उस टाइम पे या तो प्रोटेस्ट ना करें या फिर आपके साथ में खड़े रहें। और सेम ताइवान का इशू, जिसमें चाइना ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान हमारा हिस्सा है, तो इस रीजन के ऐसे लोग जिनको मैंने लोन दे रखा है, जो डिफॉल्ट कर चुके हैं, जिनके एसेट्स मेरे हाथ में है, तो अल्टीमेटली दे आर इन माई हैंड्स। तो ये ना तो प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट ना करते हुए भी साथ साथ में हो सकता है मेरा सपोर्ट भी करें। तो जब भी ग्लोबल फोरम्स होंगे वहां पे मेरी वॉइस ज्यादा पावरफुल और ज्यादा मजबूत उभर के नजर आएगी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब साउथ एशियन कंट्रीज की बात करता हूं, तो ये आप साउथ एशियन कंट्रीज देख सकते हैं: इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। अब इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से चाइना अभी अपना कंट्रोल जो है साउथ एशिया में बढ़ाता हुआ जा रहा है, और आपको पता है कि धीरे धीरे चाइना का हमेशा से यह मकसद है कि कैसे वो चाइना को दोबारा से ग्रेट बनाए और जितनी ज्यादा टेरिटरी हो सकती है, जैसे वो लैंड हो, मैरिटाइम, समुद्री हो, अपना एक्सपेंशन करे। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। और उसी के कारण मैंने आपको कल बताया था कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उन्होंने 2 ऐसे हॉलीवुड टाइप सिनेमैटिक वीडियोस निकाले हैं जिससे कि जो चाइना को उनकी टॉप प्रायोरिटी समझते हैं, चाइना को एक थ्रेट समझते हैं, उसको काउंटर किया जा सके। स्पेशली जो चाइनीज ऑफिशियल जो वहां पे फ्रस्ट्रेटेड है, उनको वो इस तरीके से एनकरेज करें जिससे कि वो चाइनीज सीक्रेट्स उन्हें पास ऑन करते हुए नजर आए। अब इस चीज की वजह से जहां पे वो बिग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंसिव लोन्स देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का झांसा देते हैं, काफी सारी ऐसी कंट्रीज जो ऑलरेडी फाइनेंशियली ट्रबल्ड होती हैं या फिर पॉलिटिकली वीक होती हैं, वो इस झांसे में फंस जाती है। और यही इसी एंटरप्रेन्योर ने बात करते हुए कहा है कि अब बांग्लादेश भी उसी राह पे चल चुका है, क्योंकि जब से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट आई है जिसके हेड मोहम्मद यूनिस है, तब से इनकी नजदीकी चाइनीज से बढ़ चुकी है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ में जाएं, इंडिया को रीजनल प्लेयर बनाएं। वहीं पे जब ये चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो इनका हश्र भी पाकिस्तान और जैसे आप श्रीलंका का देख रहे हैं वैसा ही होता हुआ पाएंगे। बट एट द एंड होगा ये कि चाइना का दबदबा ज्यादा बढ़ता है, और चाइना के दबदबे बढ़ने से, डोमिनेंस बढ़ने से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम करता हुआ नजर आता है। इसीलिए इंडिया अभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ देख रही है। जैसे चाइना एग्रेसिवली साउथ चाइना सी में जाता है, तो अभी इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनको अपन ब्रह्मोस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके साथ में हमने हमारी एक पॉलिसी चेंज करी, जैसे कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, सिर्फ हमारी ध्यान रहता था, मोटा मोटा बता रहा हूं, सिर्फ हमारा ध्यान रहता था इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। अब एक्ट ईस्ट है, हम चाहते हैं इनके साथ में बायलैटरल रिलेशन हो, हम चाहते हैं इनके साथ में रिश्ते सुधरे, जिससे कि इन नेशंस में इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। क्योंकि यहां पे ये नेशंस चाइना को पसंद नहीं करते। जिस तरीके से चाइना एग्रेसिवली, असर्टिवली साउथ चाइना सी पे अपना कंट्रोल बताता है, ताइवान को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, फिलीपींस, वियतनाम, इनके साथ में इसके कंफ्लिक्ट चल रहे हैं साउथ चाइना सी को लेके, तो इंडिया अब यहां टारगेट करता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि नेबर के साथ में भी हमारे रिश्ते अच्छे हों, और ये हो सकते हैं डिप्लोमेटिकली, एग्रेसिवली नहीं किया जा सकता। इसके बारे में ये एंटरप्रेन्योर कहते हुए नजर आते हैं। अब साउथ एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और कैसे चाइना ने धीरे धीरे करके इन सारी कंट्रीज में अपनी जड़ें फैलाई इस डेट ट्रेड डिप्लोमेसी के तहत। अब ऐसा नहीं है कि डेट ट्रेड डिप्लोमेसी में सिर्फ इन्होंने डेट ही दिया है, लोन ही दिया है, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आता है इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में जी जिनपिंग के द्वारा किया था, जो कि चाइना के हिसाब से उनका एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने थे। उसके तहत इसको लॉन्च किया, जिसमें कि हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप को ज्वाइन कर पाए।
हालांकि सप्लाई चेन जो है वो चाइना की मजबूत है, तो वो ये चाहते थे कि इससे ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़े और चाइना का एक डोमिनेंस हर एक रीजन में निकल के आए और सारे के सारे रीजन कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंड होते हुए नजर आए। ये सारा का सारा जो था चाइना की एक पॉलिसी थी। अब आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 17,999 में यूपीएससी सीएससी का कोर्स, जो कि आप 2026 के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद क्वालिटी टीम, जहां पे हमने 80+ सिलेक्शन दिए हैं सीएससी 2024 के, जो कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से थे। वैसे ही 2 से 3 साल के कोर्सेज भी हैं जो आप एनरोल कर सकते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यहां पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है YUVI50, यूवी पाजी वाला UV and 50, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि साउथ एशिया की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये इतना हॉटस्पॉट बना हुआ है, और क्यों आने वाले टाइम पे इवन वेस्टर्न नेशंस हो, जैसे यूएस हो, ब्रिटेन हो, पूरे यूरोपियन रीजन्स हो, उन सबकी निगाह सिर्फ इस रीजन में है। स्पेशली आने वाले टाइम पे इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट होगा और सबकी निगाहें वहीं हैं। इसलिए यूएसए के प्रेसिडेंट अपने आप को बाकी सारे रीजन से विड्रॉ करके इंडो पैसिफिक पे ध्यान लगा रहे हैं, और इस टाइम पे कैसे चाइना को काउंटर किया जाए उसके लिए हर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है, और उसमें इस्तेमाल किया जाएगा इस रीजन में इंडिया का। तो इंडिया को बैलेंस करके चलना है, कैसे वो यूनाइटेड स्टेट के साथ में अच्छे रिश्ते भी रखेगा, नेबरिंग नेशन के साथ में भी डिप्लोमेटिकली अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, और चाइना के थ्रेट को भी काउंटर किया जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब जब मैं बात करता हूं इसके जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, यानी कि जो इसकी लोकेशन है इसको स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। अब आप ये देख सकते हैं ये साउथ एशिया का रीजन है। अब यहां पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और उसके बाद में ये आपका मिडिल ईस्ट है, ये आपका सेंट्रल एशिया है, तो आपको बीच में देखने को मिलेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट लिंक है जब मैं बात करता हूं इन कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट और जो आपके सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है उनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से या ईस्ट एशियन कंट्रीज से जोड़ने की। दूसरी बात, जब आप इंडियन ओशियन देखेंगे तो इस इंडियन ओशियन में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ध्यान देंगे। एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि आप यहां देख सकते हो, और एक आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहां पे स्विस कैनाल। अब इस इंडियन ओशियन से लगभग अराउंड 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड होती है, जो कि बहुत मायने रखती है हर एक नेशन के लिए, क्योंकि ऑयल से आप अपनी एनर्जी सिक्योर करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चोक पॉइंट्स हैं, अगर इनको ब्लॉक कर लिया जाए या किसी पे भी दबदबा हो इन चोक पॉइंट्स के ऊपर, तो पूरी की पूरी जो ग्लोबल ट्रेड है वो ठप हो सकती है। और काफी टाइम पहले आपको पता होगा कि स्विस कैनाल भी जो है एक टाइम के लिए ब्लॉक हो गई थी, उसकी वजह से काफी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हमें देखने को मिला था, और जो सप्लाई होनी चाहिए थी वो सप्लाई नहीं हो पा रही थी। ये जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया की। दूसरी बात, अगर मैं डेमोग्राफिक पावर की बात करूं यानी पॉपुलेशन की बात करूं, तो अराउंड 24 से 25% पॉपुलेशन यहां रहती है, जो कि यंग पॉपुलेशन है। अब एक तो आपको वर्कफोर्स मिलती है, दूसरी यंग पॉपुलेशन जब कमाएगी तो मिडिल इनकम का राइज होगा, उसके साथ साथ में कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। जब आप कमाएंगे, आपके पास में पैसे आएंगे, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करोगे, और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करोगे तो बाकी नेशंस की इस रीजन पे निगाह होगी कि यहां से डिमांड ज्यादा आती है, तो हमें यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो सर्विसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के फॉर्म में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, क्योंकि यहां पे डिमांड ज्यादा आएगी तो ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये पूरा का पूरा रीजन ग्रो होगा। इस वजह से ये जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, और यहीं से इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है आने वाले टाइम पे आपको साउथ एशिया से मिलेगी, क्योंकि जिस टाइप से यंग वर्कफोर्स है जो कि काम कर रही है, तो यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक ड्रिवन है, यानी कि हर एक कंट्री के जो लोग हैं वहीं से डिमांड आती है, ना कि बाहर से। यानी कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, बट वहीं चाइना चाहता है कि हर एक कंट्री में मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, मेरी सर्विसेज हो, चाहे से वो अफ्रीका में हो, जिससे कि एक आने वाले टाइम पे यहीं से मैं जो भी रिसोर्सेज लेने हो, जो मैं आने वाले टाइम पे ट्रेड करूंगा वहां पे यूज करता हुआ नजर आऊंगा, और जो भी मेरी इंडस्ट्रीज लगेंगी उनकी जो डिमांड होगी वो उन डिमांड को फुलफिल किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। यानी ये जो लोग डिमांड करेंगे उनको मेरी इंडस्ट्रीज फुलफिल करेंगी। इसीलिए ये रीजन जो नेचुरल रिसोर्सेज में, एग्रीकल्चर में, टेक सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वर्कफोर्स की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से यहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अब अल्टीमेट बात जो मैंने आपको बताई कि ये एक सिक्योरिटी हॉटस्पॉट है। आप यूरोपियन रीजन ले लीजिए, आप उसके बाद में यूएस कनाडा वाला रीजन ले लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज ले लीजिए। अभी अगर सबसे बड़ा कोई हॉटस्पॉट है तो साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे हमें बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी अभी देखने को मिल रही है, म्यांमार में हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, फिर साथ साथ में अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद में तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी काफी सारी गहमा गहमी हो चुकी है।
तो और इंपॉर्टेंट ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड इंडिया नेबर्स हैं और इनके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आता है। और वहीं पे साउथ एशिया के अंदर कौन रीजनल पावर उभर के आएगा, वहां पे हमें चाइना इंडिया की राइवलरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से टेररिज्म के थ्रेट और रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रहा है। यानी कि लोग जो है उनके ऐसे बिलीफ हो चुके हैं कि अगर हमें कोई भी काम कराना है तो हमें वायलेंस के थ्रू काम कराना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साउथ एशिया की कि यहां से हमें एक जगह ऐसी है जहां पे बहुत सारे रिलीजन का बर्थ हुआ है, जैसे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो। एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है जो कि इन नेशंस को आपस में कनेक्ट करती है। बट शायद ये हिस्ट्री अब भूल चुके हैं और जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इनकी नीड्स हैं या फिर डिप्लोमेटिकली ये नेशन चाहते हैं कि इंडिया का राइज ना हो, इसलिए हमें इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब वहीं पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि अगर ऑब्वियसली बात है पूरे एक रीजन को अगर एनवायरमेंट की वजह से इफेक्ट पड़ेगा तो हर एक नेशन को भी इफेक्ट पड़ेगा। जहां पे राइजिंग सी लेवल्स है, जिसमें कि दो वल्नरेबल नेशन सबसे ज्यादा हैं, मालदीव्स और बांग्लादेश। फ्रीक्वेंट आपको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं, फ्लड्स, ड्रॉस, और अभी म्यांमार में तो आपने अर्थक्वेक देखा। हालांकि म्यांमार जो है वो साउथ ईस्टियन नेशन है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनाती हैं। बट चाइना कैसे साउथ एशिया में पावरफुल बना? एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि हाँ भैया, आप ये कह रहे हो कि उनकी एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जिसके तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हुए नजर आते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट ये चीजें हुई कैसे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है चाइना की इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, वो तो है ही। उसकी वजह से वो लेके आए BRI, जिसके बारे में बात कर चुका हूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें सारे रीजन्स को कनेक्ट करने की बात की गई है, जिससे कि ट्रेड को स्मूथ बनाया जा सके और हर एक नेशन या फिर हर एक रीजन जो कनेक्ट हो रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। और इसी के तहत एक कंपोनेंट है आपका CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां पे हमने बार बार बोला है कि ये हमारी इंडिया की जो सॉवरेनिटी है या फिर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको अफेक्ट करता हुआ नजर आता है। बट शुरुआत कैसे होती है? पहले बात करते हैं श्रीलंका की। और श्रीलंका में क्या होता है, 2000 से 2020 के बीच में श्रीलंका क्या करता है, अराउंड $12 बिलियन बोरो करता है। किससे? चाइना से। फॉर एग्जाम्पल किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और स्पेशली हम्बनटोटा पोर्ट हो गया और वहां का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है माटाला राजापक्सा। अब ये जो पोर्ट था ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था जिसको पुश किया जा रहा था वहीं के प्रेसिडेंट राजापक्सा के द्वारा। बट ये उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता जितना रिक्वायरमेंट थी, और उसकी वजह से क्यों ऐसा होता है? चाइना ने तो लोन दे दिया, लेकिन चाइना को पता था कि वहां पे मिसमैनेजमेंट होगा, पुअर गवर्नेंस होगी, करप्शन बहुत ज्यादा है श्रीलंका के अंदर उस टाइम पे, तो उसी वजह से पुअर प्लानिंग और गवर्नेंस की वजह से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, फिर ये रीपे नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद में चाइना मर्चेंट पोर्ट को इसका 99 जो ईयर्स के लिए इसकी लीज जो है इनको दे दी जाती है, और इनको पैसे मिलते हैं कितने? इनको मिलते हैं $1.12 बिलियन, जो कि ये अदर डेट्स को पे करने के लिए लगा देते हैं। तो पहला फैक्टर यहां पे हमें देखने को मिलता है। यहां पे देख सकते हो ये आपका हम्बनटोटा है और ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आ रहा हूं। अब 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो श्रीलंका का जो टोटल डेट है वो $40 बिलियन का हो चुका है, जिसमें चाइना की होल्डिंग 20% है। मतलब अगर आपका 100 रुपया है तो 100 रुपए में से 20 रुपया जो है वो चाइना का है। और 2022 में जैसे हमने देखा कि श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी और उसके बाद में IMF ने इनको बेल आउट किया था, जहां पे इन्फ्लेशन 50% हिट कर गया और GDP इनकी 3% पे आ गई, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम पे पॉवर्टी पे नजर आ रही थी। और जब ये हम्बनटोटा पोर्ट लीज किया जाता है तब इशू जनरेट होते हैं, और तब लोगों को पता चलता है कि कैसे ये डेट ट्रैप आने वाले टाइम पे हमारे सारे असेट के ऊपर चाइनीज दबदबा देख सकती है। और अब अगर श्रीलंका की बात करूं तो उनकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे सही हो रही है, बट अभी भी श्रीलंका जो है पॉवर्टी का शिकार है, इन्फ्लेशन का शिकार है, और करेंसी भी उनका उतना परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये साफ साफ अभी दिख रहा है कि कैसे वो एक्सटर्नल डेब्ट जब 2022 में डिफॉल्ट करे थे, और स्टिल अभी जो इनका फॉरेन डेब्ट है उसका आधा हिस्सा चाइना मांगती है, तो उसी वजह से अभी भी श्रीलंका जो है इकोनॉमिकली आने वाले टाइम पे कोलैप्स होने के शिकार बन सकती है। दूसरा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को लगा कि अगर हमें हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है तो इंडिया को तो हम कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, इंडिया को काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है चाइना।
तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है, जिसमें लगभग 60 टू 65 बिलियन डॉलर जो है वो पैसा डाला जाता है, जो कि BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपको हाईवेज को फंड किया जाएगा, पावर प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, ग्वादर पोर्ट जिसकी ओपनिंग अरेबियन सी में होती है वो किया जाएगा। और इसमें पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो अराउंड 102 बिलियन डॉलर्स है, बट उसमें चाइना की होल्डिंग है 27.4% डॉलर, यानी कि इतना जो होल्डिंग है उनकी है एक्सटर्नल डेट के अंदर, और हाफ ऑफ द डेट जो है वो करता है श्रीलंका से चाइना। तो इतना पैसा इन्होंने दिया। अब ये इनके साथ में अलाइंड भी हो गए, इनके साथ में ये आएंगे भी बार बार, और मतलब इनके साथ ही अलाइंड रहेंगे, चाइना को ही सपोर्ट करेंगे, इंडिया के साथ में जाएंगे नहीं, और अगर ज्यादा किया तो ऑब्वियसली बात है इसका प्रेशर ये क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे 2025 के अंदर मार्च के अंदर चाइना ने $2 बिलियन का ऑल लोन दिया था, जिससे कि जो आपके रीपेमेंट प्रेशर है, यानी कि जो आपको पैसा दोबारा से चुकाना है उसको थोड़ा कम किया जा सके। बट अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी 23% इन्फ्लेशन फेस कर रही है, और यह कहा जा रहा है कि अराउंड 40 साल और लगेंगे इनको रीपेमेंट करने के लिए जो लोन इन्होंने ले रखा है। मैं इस सीपैक कॉरिडोर की बात कर रहा था, मुझे माफ कीजिएगा, ग्वादर है और ये काशगार है। काशगार जिंगजियांग रीजन में है चाइना के, और ग्वादर पोर्ट जो कि अरेबियन सी के थ्रू खुलता है। अब ये क्या है, ये गिलगित बल्तिस्तान जो कि पीओके का रीजन है वहां से पास होता है, इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं और बोलते हैं कि ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए सही नहीं है। वहीं पे सीपैक ने जो है मतलब 6000 मेगावाट ऑफ पावर, 1008 किलोमीटर ऑफ हाईवेज तो डेवलप किए हैं, बट कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू आता था उसका 30% यही कंज्यूम कर जाते हैं जब ये डेट को देने की बात करते हैं। डेट सर्विसिंग का मतलब यह है कि जो आपने डेट ले रखा है उसका कितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो, कितना लोन अमाउंट चुका पा रहे हो, उसकी वजह से इसका जो रेवेन्यू है 30% रेवेन्यू इसी में चले जाता है, और उसकी वजह से वहां के जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है वो स्टार्व करते हुए नजर आते हैं या फिर वो सफर करते हुए नजर आते हैं। और क्रिटिक्स ने यही कहा था कि पाकिस्तान में जिस तरीके से करप्शन है और बार बार ये सर्कुलर डेट चला आ रहा है, मतलब लोन लेते हैं फिर उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, फिर उसके बाद में दोबारा लोन लेते हैं उसको पे करने के लिए, और इसी में फंस चुके हैं। तो अब देखिए चाइना टारगेट भी उन्हीं कंट्री को कर रहा है जो कंट्री इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंस्टेबल है, और उन्हें भी पता है कि ये डिफॉल्ट करेंगे, और यहां पे जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी इतनी सही नहीं है जिससे हमारा लोन पे कर पाए, और उस वजह से ये सारे के सारे शिकार बनते हुए नजर आते हैं। और अब डर यही है कि जिस तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को लीज किया गया, वहीं पे ऐसा हो सकता है कि ग्वादर पोर्ट को भी आने वाले टाइम पे चाइना को लीज कर दिया जाए। और अभी पाकिस्तान जिस तरीके से आप सबको पता है कि पॉलिटिकली अनस्टेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन अराउंड 25-30% चले चुका है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, बताती हैं कि पाकिस्तान भी अब उसी राह पे है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली कोलैप्स होते हुए नजर आते हैं। अब अफगानिस्तान के साथ में थोड़ा सा इनका लिमिटेड एक्सपोजर है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2021 में जब से तालिबान सरकार आई है तब हमें थोड़ा देखने को मिला है कि जब चाइना ने ये कहा था कि हम आपको थोड़ा सा एड देंगे, थोड़ा सा लोन देंगे अराउंड, जिसमें कि हम माइनिंग और रोड प्रोजेक्ट ऐसे लेते हुए नजर आएंगे। अब अफगानिस्तान इनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में आपको मिलते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, जिस वजह से अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के आसपास आता है, और ये चाहता है चाइना कि वहां से हम रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाएं, और इसी वजह से ये सारी चीजें प्लान की जा रही हैं। तो अफगानिस्तान भी, क्योंकि BRI प्रोजेक्ट तो यहां पे नहीं आ सकते जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से, अफगान तालिबान रोल की वजह से, और जैसे वहां पे हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलते हैं, बट चाइना का जो इंटरेस्ट है वो अभी रेयर अर्थ मिनरल के अंदर है जो कि डेट बढ़ा सकता है। और वहीं पे नेपाल की जब मैं बात करूं तो नेपाल ने भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2017 में ज्वाइन किया था, जिसमें कि ये चाहते थे कि चाइनीज हमें लोन दे सके फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जहां पे चाइना एक्सिम बैंक ने इन्हें $215.6 मिलियन रुपए दिए, एंड ऑल्सो फॉर द अपर तामाकोशी हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब लेकिन नेपाल के जब मैं एक्सटर्नल डेट की बात करता हूं तो वो $9.3 बिलियन पहुंच चुका है, जिसमें चाइना के पास में 10% होल्डिंग है। और इनका मकसद ये था कि ये जो एयरपोर्ट है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा, लेकिन ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से खाली ये 3% नेपाल का एयर ट्रैफिक को हैंडल करता है। और अब इसी ने इशू फेस कर दिया है कि कैसे हम रीपे कर पाएंगे, राइट, ये चीज देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, नेपाल का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, मान लीजिए जीडीपी अगर 100 रुपए है तो डेट इनका 42 रुपीज है, मतलब 100 रुपए में से 42 रुपए तो इनका डेट में जाएगा, जो कि आने वाले टाइम पे इनको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। और अगेन ये कहा जा रहा है कि जो इनके ऊपर डेट रिस्क है उसकी वजह से अगेन ये शिकार बन सकते हैं चाइना की डेट ट्रेड डिप्लोमेसी का। हालांकि जो नेपाल है वो चाइना के लोन पे रिलायंस करता है, और उसकी रिलायंस अब इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि इनकी स्मॉल इकोनॉमी अराउंड $40 बिलियन की जीडीपी है। हालांकि नेपाल का जो
ट्रेड है वो इंडिया के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा है, 70% ट्रेड है, जिसकी वजह से शायद ये इस चीज को थोड़ा सा ईज कर पाए, बट अभी भी ये रिस्क पे है व्हेन इट कम्स टू चाइनाज डेट ट्रेड डिप्लोमेसी, और वहां पे अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बढ़ाना, इनको अपने साथ में अलाइनमेंट दिखाते हुए नजर आना। अब अफगानिस्तान की जब मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो आइसोलेटेड है, डिपेंडेंट है, बट यहां पे भी हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है, और आने वाले टाइम पे चाइनीज इंगेजमेंट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट अभी हमें लिमिटेड और स्लो देखने को मिलता है। नेपाल हालांकि स्टेबल है, बट उसमें भी आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा चाइना में, यानी कि ट्रेड डेफिसिट की जब मैं बात करता हूं तो मान लीजिए इधर नेपाल है, इधर चाइना है, तो नेपाल जो माल भेजता है उसका माल कम है, हालांकि चाइना जो नेपाल को माल भेजता है उसके माल की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि नेपाल का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में, बट चाइना का ट्रेड सरप्लस है नेपाल के साथ में। वहीं जब मैं मालदीव की बात करता हूं नजर आता हूं, तो मालदीव ने हेविली चाइना से ब्रो कर रखा है अगेन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए कहीं पे आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जैसे नेपाल ने ज्वाइन किया, जैसे पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, और कहीं पे आप श्रीलंका की बात करोगे, आप अफगानिस्तान की बात करोगे, तो वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, माइनिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, हाईवेज और रोड के कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, उसके लिए लोन दिया गया। तो ये दो स्ट्रेटेजी रही है जिसके तहत ये बात करते हुए नजर आते हैं। बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताऊंगा कि कैसे इन नेशंस की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, जो भी हो, सोशल हो, उसकी वजह से भी ये डेट पे नहीं कर पाए, और जो इनका मोटिव था कि हम चाइना की तरफ अलाइन होकर इंडिया का ग्रोथ रोक देंगे, इंडिया को आगे रीजनल प्लेयर नहीं बनने पड़ेंगे, उसकी वजह से आज यही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इनको, और ये अब इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ चल चुके हैं। अब इसमें बताऊं तो डेट टू जीडीपी रेशियो इनका 135% हो चुका है, मतलब अगर इनके पास में 100 रुपए अगर ये कमाते हैं जीडीपी के थ्रू, तो 135 रुपए तो इन्हें चुकाने हैं। तो अल्टीमेटली मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो तो लगभग खत्म हो चुकी है, और 2014 से 2018 के बीच में चाइना ने अराउंड 70% इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड किया था, जो कि $1.4 बिलियन पे था। अब सबसे बड़ी बात, जब ये लोन दिए गए तो चाइना की नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी साफ साफ निकल के आती हैं, और अब मालदीव्स को ऐसा लगता है कि ये हमारे असेट्स पे हथिया लेंगे, जैसे हम्बन टोटा है, और मैंने बोला ग्वादर पोर्ट भी उस तरफ जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से जब पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था और मालदीव्स के अंदर हमें प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आने को देखने को मिली, तो उन्होंने क्या कर दिया, बोरिंग और एम्पलीफाई कर दी, बट अभी तक कोई असेट के ऊपर क्लेम नहीं किया गया है, असेट को लीज नहीं किया गया है, बट ये स्मॉल इकोनॉमी है जो कि टूरिज्म पे डिपेंड करती हुई नजर आती है। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो मालदीव्स है वो ग्रोथ करेगा 6.4% पे, बट नियरली 20% जो मालदीव का पब्लिक डेट है वो चाइना के पास में जाता है। और अब जब कंट्री की इकोनॉमी रिलाय करती है टूरिज्म के ऊपर, और जब ये इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है जिसमें कि इजराइल जो टूरिस्ट आते थे उनको भी मना कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले टाइम पे हमें मालदीव्स के अंदर भी ऐसा इशू देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी लोकल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री हर्ट होती हुई पाई जाएगी। और अब नंबर आया है बांग्लादेश को, जो खुद अगेन एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट है सिंस 2016, और ये ओ करता है चाइना को $17.54 बिलियन जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चलाए गए। फॉर एग्जांपल बंगाबंधु टनल, पद्मा ब्रिज, और अब चाइना जो है वो ढाका का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जो पहले इंडिया हुआ करता था। अब अगर इनके टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करें, मतलब बाहर से इन्होंने कितना पैसा लिया है, तो अराउंड 60.15 बिलियन है, जिसमें ज्यादातर ये मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स यानी जो ग्रुप्स हैं आपके, वर्ल्ड बैंक हो गया, उससे ले रखा है। बट स्पेशली अगर मैं चाइना की बात करूं तो बायलैटरल लोन जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है, और इनकी ग्रोथ जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। और अभी आप सबको पता है कि इसकी वजह से बांग्लादेश का डेट जो है अभी तो सस्टेनेबल नजर आता है जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक के साथ में है, बट हमें रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगी जिस तरीके से चाइना ने इनको लोन दे रखा है, और इसी वजह से आने वाले टाइम पे चाइनीज लोन पे दोबारा रिलाई करेंगे, और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी होने की वजह से आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश पॉलिटिकली ज्यादा अलाइन होता हुआ नजर आएगा। जब मैं बात करता हूं आपकी चाइना की, अब ये कंट्री इस टाइम पे देखिए आपको कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करता हुआ नजर आएगा, माइनॉरिटीज पे आपको अटैक देखने को मिलता है, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रखे हैं, रेडिकलाइजेशन हो रखा है मासेस का, किस तरीके से वो एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्स के साथ में वायलेंस का यूज करते हुए नजर आते हैं। और अब गवर्नमेंट जो है वो कोई भी कंट्रोल दिखता नहीं है मासेस के ऊपर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट जो है कमजोर हो चुका है, ग्रोथ इनकी अराउंड 3.3 से 3.9% हो चुकी है। तो इकोनॉमी अभी फंक्शनल तो है, बट आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम पे हम ये कहेंगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अब इस इंटरनल टर्मोइल की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से हमें एक चीज देखने को मिली है कि जो उनकी गारमेंट इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे कमजोर होती रही, उसकी वजह से वियतनाम फायदा उठाता हुआ नजर आता है। अब आपको लगेगा कि चाइना का राइज इसलिए हो रहा है कि जब डेट डिप्लोमेसी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना का राइज इसलिए नहीं है कि वो इंडिया से कंपीट कर रहा है,
बट ये स्मॉलर कंट्रीज चाइना की मदद कर रहे हैं जिससे कि इंडिया के इंफ्लुएंस को बैलेंस और काउंटर किया जा सके। जैसे पाकिस्तान हमेशा से चाइना का सपोर्ट करता हुआ है इंडिया की रीजनल डोमिनेंस को कम करने के लिए। चाइना जिस तरीके से लोन्स एंड प्रोजेक्ट्स देता है, जो मैंने आपको डेट ट्रेड डिप्लोमेसी के तहत बताया, और कैसे वो एड और लोन देता हुआ नजर आता है। अब साउथ एशिया चाइना की तरफ क्यों जा रहा है? पहली चीज, इंडिया का डोमिनेंस ना हो, कि इंडिया डोमिनेंस करता हुआ नजर आए, चाइना करे तो चलेगा। जिस तरीके से इंडिया की मिलिट्री ग्रो हुई है, जिस तरीके से इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, और इस वजह से श्रीलंका ने एक डिफेंस पैक्ट भी बनाया था ब्रिटेन के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में, जिससे कि वो इंडियन कंट्रोल को अवॉइड करे। फिर ये कंट्री जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, ये चाहती है कि एक बैलेंस बना रहे इस रीजन में। अगर सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंड हो गए तो इंडिया यहां की पावर बन जाएगा। हम चाइना को अगर पिक्चर में लेके आ जाएंगे तो ये रीजन जो है वो बैलेंस होता हुआ नजर आएगा, एंड देन वी विल बी एबल टू यूज बोथ। बट उन्हें पता नहीं चल रहा कि कैसे चाइना उनको खा जाएगा, ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही है, और यही हिस्टोरिकल ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अब आपको ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने बात करी कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम्स में साउथ एशियन नेशंस की स्पेशली इकोनॉमी कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है, जिसके पीछे रीजन है चाइना की डिप्लोमेटिक टूल, जिसे मैं डेट ट्रेड डिप्लोमेसी कहता हूं। और उसकी वजह से जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें लोन दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन कंट्रीज को उनके साथ मिलाया जाता है। अल्टीमेटली इनको टारगेट किया जाता है क्योंकि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उस टाइम पे इनस्टेबल होते हैं, और चाइना, इन नेशंस को लगता है चाइना हमारी मदद कर रहा है, बट एट द एंड चाइना आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली यूज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसका मकसद है कि हम इंडिया को चारों तरफ से कैसे घेर सकें। बट इंडिया भी अपने जो रिलेशंस हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ एशियन नेशंस के साथ में अच्छे करता हुआ नजर आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए यह है कि वो नेबरिंग नेशंस के साथ में डिप्लोमेटिकली अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करें, बिकॉज अल्टीमेटली आपके नेबर्स आपके साथ में होने चाहिए। बिकॉज अगर ये नेशन चाइना के पाले में गिरते हैं तो ये इंडिया के लिए सही चीज नहीं है। So again, thank you very much for giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak hai.